एक बरसाती रात काले कपड़ों में कुछ आदमी एम्बुलेंस से एक वांटेड अपराधी को लेकर एक सुनसान टूटे फूटे बिल्डिंग में घुसे। वहीं पर एक अस्थायी ऑपरेशन थिएटर बना है। नर्स को यकीन नहीं है कि इतना जटिल ब्रेन सर्जरी भी हो सकता है, लेकिन सियोक के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास है। सर्जरी के बीच में उसने मरीज को जगा दिया, उसके दर्द को परख कर दिमाग का सही हिस्सा खोज निकाला और जान बचा ली। मगर नर्स 5 मिलियन वॉन पाकर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने सियाक को पुराने स्कैंडल और प्रोफेसर चोई का नाम लेकर उकसाया। सियाक ने अपने असिस्टेंट यांगजू को चेतावनी दी, अगली बार पार्टनर सोच समझकर चुनना। यांगजू ने बताया कि यह नर्स पहले भी बुजुर्ग मरीजों को अजीब दवाइयां देती रही है, इसी वजह से गैंग ने उसे यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर बाद वही नर्स उस अपराधी के आईवी में कुछ अजीब दवा डालने लगी और सियोक को धमकी दी, हर महीने 2 मिलियन वॉन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना तुम्हारे गैर कानूनी ऑपरेशन का सबूत पुलिस को मिलेगा। सियोक ने हामी भर दी। अगले दिन गैंग ने सारे सबूत मिटा दिए और मरीज को दूसरी जगह ले गए। नर्स को लगा अब हर महीने उसकी जेब बढ़ती रहेगी, पर वो नहीं जानती कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। रात को प्यास से बेहाल होकर उसने सियाक का बैग खोल लिया और पानी पी लिया, जो उसके लिए जहर था। इधर सियाक ने यांगजू को एक कूलर डॉक्टर हान के पास पहुंचाने भेजा। जब वो लौट रहा था, उसे याद आया अभी कुछ ही देर पहले सियाक बुद्ध की मूर्ति के सामने खड़ी थी, मानो कोई गुनाह कबूल कर रही हो। यांगजू को शक हुआ। उसने कूलर खोला और समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वो वापस भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। इधर नर्स को जब होश आया तो उसने अपनी जान के बारे में सोचे बिना वो 5 मिलियन से भरा बैग ढूंढने लगी, और जब उसे बैग मिल गया तो वो नोट गिनकर मुस्कुराने लगी और उसी की लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। सियाक ने ठंडी मुस्कान के साथ पैसों को डोनेशन बॉक्स में डाल दिया और यांगजू से फावड़ा मांगा। अगले दिन कार की ट्रंक साफ करते समय यांगजू को फावड़े पर अटके बाल मिले। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सियाक ऐसे पेश आ रही है मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुत्तों के साथ खेल रही है, मरीजों को देख रही है। यांगजू ने बुदबुदाया, ये औरत तो पूरी साइको है। सियाक ने बस इतना कहा, सेल्फ डिफेंस था, मैंने एक जान बचाई और एक खत्म की, यही धरती के लिए बेहतर है। लेकिन उसकी शांति तभी टूटी जब फोन बजा। लाइन पर उसका पुराना गुरु प्रोफेसर चोई है। उसकी आवाज सुनते ही सियाक का दिमाग बीते अतीत की गलियों में लौट गया, जहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होती है। कई साल पहले ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी के दौरान प्रोफेसर चोई और सियोक के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में प्रोफेसर ने नर्सों को आदेश दिया कि उसे बाहर निकाल दो। सियोक का पारा चढ़ गया। उसने आईवी ट्यूब खींचकर प्रोफेसर चोई का गला दबाने की कोशिश की। नर्स ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। सबके सामने प्रोफेसर चोई ने उसे थप्पड़ मार दिया, उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया और ऑपरेशन रूम में कदम रखने पर पाबंदी लगा दी। बारिश में घुटनों के बल बैठकर सियोक ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन प्रोफेसर ने बिना दया के मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। अपने ही गुरु के द्वारा छोड़े जाने पर सियोक अंदर से टूट गई। वो अपनी जिंदगी छोड़ सकती है, लेकिन ऑपरेशन टेबल नहीं। कुछ समय पहले एक सर्जरी खत्म करने के बाद प्रोफेसर चोई को डिटेक्टिव ली ने रोका। डिटेक्टिव ने बताया कि पुलिस ब्लैक मार्केट सर्जरी के ब्रोकर मिन को पकड़ रही है। उनके ठिकाने पर एक ब्रेन सर्जरी की वीडियो मिली है। इतना कठिन ऑपरेशन जो कोरिया में सिर्फ प्रोफेसर चोई ने किया था। शक की सुई सियोक की तरफ इशारा कर रही है। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी दोस्त मिस ना को फोन किया, सियोक को ढूंढो। जल्दी ही मिस ना फोटो लेकर लौटी। सालों बाद प्रोफेसर चोई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन दोनों में बहुत कुछ समान था, यहाँ तक कि पागलपन का एक छोटा सा अंश भी। 7 साल बाद वो अपनी फेवरेट स्टूडेंट से मिलने पहुंचे। सियोक के चेहरे पर अब भी करवाहट है, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। प्रोफेसर ने पुलिस के पास से मिले ऑपरेशन वीडियो की तारीफ करते हुए कहा, बहुत प्रगति की है तुमने। सियोक ने अनदेखा किया और उसका लाया केक काटने चली गई। तभी प्रोफेसर के सर में तेज दर्द उठा। 3 महीने पहले उन्हें ब्रेन स्टेम ग्लियोमा का पता चला है, एक कठिन जगह पर जहां सर्जरी बेहद नाजुक है। उन्हें ऐसी सर्जरी चाहिए जिससे वो फिर से ऑपरेशन कर सके, और वो सर्जरी सिर्फ सियोक कर सकती है। सियोक हंस पड़ी, क्या आप पागल है? प्रोफेसर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैं सर्जरी शेड्यूल कर दूंगा। सियोक का गुस्सा फट पड़ा, कभी नहीं।
प्रोफेसर ने ठंडी धमकी दी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। और जैसे 7 साल पहले वो बिना दया दिखाए चला गया, लेकिन इस बार दर्द इतना बढ़ गया कि वो लगभग गिर पड़ा। उसकी पेन किलर दवा जमीन पर गिर गई। सियोक ने बोतल को एक लात मारकर तोड़ डाला। उसी पल प्रोफेसर ने वही निराशा महसूस की जो सालों पहले सियोक ने झेली थी। तभी योंगजू आ पहुंचा। उसने सियोक को रोका और प्रोफेसर को अस्पताल भिजवाया। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे सियोक की आंखों में नींद नहीं। उसका दिमाग 7 साल पहले लौट गया, जब वो मेडिकल स्कूल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, बहुत होशियार, लेकिन सबकी नजरों में थोड़ी सनकी। तब प्रोफेसर चोई बॉस्टन से लौटे ही थे। सियोक उनके पास भागी भागी पहुंची, हाथ में उस हफ्ते का न्यूरो क्विज। वो बिना रुके उनकी तारीफ किए जा रही थी। जब से मैंने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया है, आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने उनके सभी रिसर्च पेपर रट डाले थे। प्रोफेसर ने चुपचाप क्विज वापस किया। सियोक ने देखा, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था परफेक्ट। वो इतनी खुश हुई कि उस पेपर को छत से चिपका दिया ताकि बार बार देखकर मुस्कुरा सके। उस रात मूसलाधार बारिश में भी सियोक प्रोफेसर चोई के पास पहुंची। उनसे विनती की, मुझे अपना सारा ज्ञान सिखा दीजिए। चोई ने इस जोशीली लड़की में अपना अक्स देखा। दोनों ही दिमाग के दीवाने थे, ऑपरेशन टेबल पर मरने तक को तैयार। वो जानता था कि सियोक उसी की तरह है, एक पागल जीनियस। लेकिन अब सियोक ने उसे ठुकरा दिया। इसीलिए प्रोफेसर ने डॉक्टर हान से संपर्क किया, जो सियोक के साथ ब्लैक मार्केट सर्जरी में काम करता है। डॉक्टर हान भी उसकी काबिलियत के कायल है और चाहती है कि दुनिया उसका हुनर देखे। प्रोफेसर ने वादा किया, अगर वो सर्जरी करेगी तो मैं मेडिकल बोर्ड से उसका लाइसेंस वापस दिला दूंगा। पर सियोक जानती है, लाइसेंस मिलने पर भी वो सिर्फ एक छोटे क्लिनिक तक सीमित रह जाएगी, जो उसकी मौजूदा जिंदगी से भी बदतर है। उसने उस रात अपने अतीत से नाता तोड़ने का फैसला किया। अपनी सारी स्टडी मटेरियल, यहाँ तक कि प्रोफेसर चोई के परफेक्ट लिखे नोट्स तक जला दिए। यंगजू को जले हुए फोटो के टुकड़े में से एक नर्स की तस्वीर मिली, जो कभी सियोक की सर्जरी में मदद करती थी। उसने उससे सियोक के अतीत के बारे में और जाना। 7 साल पहले प्रोफेसर चोई को बॉस्टन भेजने के लिए एक स्टूडेंट को चुनना था। सबको यकीन था कि यह मौका सियोक को मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसे हायांग को दे दिया। गुस्से में सियोक ने पूछा, उस बेवकूफ को क्यों भेजा? उसकी माँ ने पैसे दिए हैं क्या? उसकी बात सुनकर प्रोफेसर ने उसे थप्पड़ मार दिया और सर्जरी से हमेशा के लिए रोक दिया। 1 साल बाद जब प्रोफेसर बाहर थे, डिपार्टमेंट ने सियोक को सर्जरी करने दी। ऑपरेशन लगभग खत्म ही था, मगर प्रोफेसर ने लौटते ही उसे रोक दिया। सियोक ने इनकार कर दिया तो उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन उनका रिश्ता टूट गया। अब अपनी जान बचाने के लिए प्रोफेसर ने फिर से सियोक से संपर्क किया। उसे वादा किया कि वो उसे बोस्टन यूनिवर्सिटी में जगह दिला देंगे, जहां वो कोई भी सर्जरी कर सकेगी। सियोक ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम जल्दी मर जाओ। मिस ना को डर है कि वो सर्जरी जानबूझकर बिगाड़ देगी, लेकिन प्रोफेसर जानता है सियोक को खुद पर इतना गर्व है कि वो गलती नहीं करेगी। यंगजू ने भी समझाने की कोशिश की, चलो अमेरिका चलते हैं, पर सियोक ने गुस्से में कहा, मेरी फार्मेसी और रेस्टोरेंट यहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। असल में रेस्टोरेंट उसका नहीं है, वो बस वहाँ पिछले 7 सालों से खाती है। हाल ही में रेस्टोरेंट के मालिक का छोटा भाई क्वान सिंह जेल से छूटा है। वो रोज सियोक को परेशान करता, यहाँ तक कि उसके घर तक आ जाता। वो अपनी बहन को पैसे के लिए मारता पीटता है और आखिरकार उसे रेस्टोरेंट बेचने पर मजबूर कर दिया। सियोक का खून खौल उठा। 7 साल से वो एक ही जगह खा रही है, वो उसके लिए घर जैसा है। 3 दिन बाद सियोक ने देखा क्वान ने अपना एंकल मॉनिटर हटा दिया है। वो जाते जाते अपनी छतरी वही छोड़ आई। क्वान पास आया और कल ड्रिंक पर चलने के लिए पूछा। सियोक ने मुस्कुराकर हामी भरी और फार्मेसी लौटकर एक खास ड्रिंक तैयार की। अगले दिन क्वान ने बेझिझक वो ड्रिंक पी ली। दवा तुरंत असर नहीं कर रही थी। वो सियोक के लिए प्लास्टिक रैप का एक बड़ा रोल घर तक ले जाने में मदद कर रहा था। आराम करते वक्त सियोक ने प्यार से उसका कोट उतारा, तौलिया दिया और वो गहरी नींद में डूब गया। जब आंख खुली तो वो उसी प्लास्टिक रैप पर लेटा था। सियोक की नजर में वो अब सिर्फ एक शिकार है। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने उसका काम तमाम कर दिया। यंगजू जो पढ़ाई कर रहा था, सियोक का फोन आते ही समझ गया कि क्या हुआ। उसने डांटा, तुम पागल हो गई हो,
लेकिन तुरंत वहां पहुंचकर फर्श से हर दाग मिटाया और क्वान की हर चीज जला दी। तभी एक पुलिस की कार सियोक के घर के पास से गुजर रही थी। बाहर जलती आग देखकर पुलिस रुक गई। पुलिस को आता देख योंगजू घबराकर घर के अंदर छिप गया। उधर सियोक दूर पहाड़ों में एक सुनसान जगह पर गड्ढा खोद रही है। अचानक दूर से एक तेज रोशनी चमकी। सियोक फावड़ा लेकर कार के पीछे छिप गई और वार करने ही वाली थी कि उसने देखा वो उसके मेंटर प्रोफेसर चोई थे। प्रोफेसर चोई बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने सियोक से कहा कि गड्ढा और गहरा करो, साथ ही चेतावनी दी कि कहीं वो हत्या के मामले में पकड़ी ना जाए और उसे सलाह दी कि बोस्टन जाकर नई जिंदगी शुरू करे। सियोक को भरोसा है कि प्रोफेसर उसे कभी नहीं फंसाएगा, क्योंकि पूरे कोरिया में सिर्फ वही है जो उनके लिए ऑपरेशन कर सकती है। तभी दूर से मिस ना की आवाज आई और उसी वक्त प्रोफेसर का फोन बज उठा। उन्होंने मिस ना से झूठ कहा कि वो रास्ता भटक गए हैं और सियोक को एक मरे हुए कुत्ते को दफनाते देखा। जैसा सियोक ने सोचा था, प्रोफेसर ने उसे कोई परेशानी नहीं दी। अगली सुबह पुलिस रेस्टोरेंट में क्वान के गुमशुदा होने की जांच करने आई। उन्होंने सियोक को चेतावनी दी कि वो उस आदमी से सावधान रहे। योंगजू बहुत घबराया हुआ था, लेकिन सियोक ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो तो खुशी खुशी कह रही थी कि अब वो रोज इस रेस्टोरेंट में खा सकती है। तभी एक सहकर्मी घबराकर अंदर आया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश दिया है कि फार्मेसी को 30 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ गैर कानूनी तरीके से दवाइयाँ बेची गई है। डॉक्टर हान का क्लिनिक भी इसी मुश्किल में फंसा है। सियोक को पता है कि ये सब उसके साथ प्रोफेसर चोई कर रहा है, इसीलिए उसने फोन करके उनका सामना किया। प्रोफेसर चोई ने उसे शांत लहजे में बुसान शहर आने को कहा। सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही सियोक को योंगजू ने सलाह दी कि वो अपनी जिंदगी के सबसे शांत और खुशी पलों को याद करे। सियोक ने अपने मन को संभाला और ऑपरेशन थिएटर में प्रोफेसर चोई के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगी। फार्मेसी का मामला सुलझाने के लिए सियोक बुसान शहर के एक होटल में पहुंची, जहां मेडिकल अवार्ड सेरेमनी होने वाला था। प्रोफेसर चोई ने लगातार 9 साल इचिदा अवार्ड जीता है और इस बार भी उनके जीतने की पूरी उम्मीद है। लेडीज रूम में कुछ स्टाफ आपस में मिस इचिदा के बारे में बातें कर रही है। वो हमेशा अपने रूम में रहती है क्योंकि उनके बेटे को गंभीर ब्रेन की समस्या है और कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर सियोक के दिमाग में एक योजना बनी। अगर प्रोफेसर चोई को शर्मिंदा किया जाए तो वो शायद होश में आ जाए। रात में योंगजू के सोते ही सियोक चुपके से मिस इचिदा के कमरे में घुसी। उसने एक यूएसबी लगाकर एक वीडियो चलाया जिसमें उसने ब्लैक मार्केट में की गई एक सर्जरी दिखाई। मरीज को हीमोफीलिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें खून जमता नहीं। इतनी बड़ी सर्जरी किसी के लिए भी जोखिम भरा होगा, लेकिन सियोक ने अपने अनोखे कौशल से मरीज की जान बचाई। उसने ऑफर दिया कि वो मिस इचिदा के बेटे का ऑपरेशन करेगी, लेकिन बदले में उन्हें प्रोफेसर चोई का अवार्ड वापस लेना होगा। मिस इचिदा ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो अपने बेटे की जान किसी घटिया डॉक्टर के हाथ में नहीं देगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो सियोक की बातों से प्रभावित हो गई। उन्होंने प्रोफेसर चोई से सियोक की काबिलियत के बारे में पूछा। प्रोफेसर ने कहा सियोक परफेक्ट है, उसने कभी असफलता नहीं देखी। ये सुनकर मिस इचिदा का मन बदल गया। वो सियोक से मिली और सौदे के लिए तैयार हो गई। उसी रात सियोक और योंगजू जापान के लिए निकल गए। डॉक्टर हान को खबर मिली तो वो भी एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़े। ऑपरेशन के दौरान सियोक पूरी तरह से शांत है। अचानक एक समस्या आ गई। सभी जापानी डॉक्टर चिल्लाने लगे कि मरीज को तुरंत आईसीयू में भेजो, लेकिन सियोक ने ध्यान नहीं भटकने दिया और ऑपरेशन जारी रखा। आखिरकार उसने एक चमत्कार कर दिखाया। मिस इचिदा ने अपना वादा निभाया और प्रोफेसर चोई को नहीं बल्कि इस बार किसी और डॉक्टर को वो अवार्ड दिया। सियोक मन ही मन खुश होकर बड़बड़ाई, मैं जीत गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रोफेसर चोई पहले से उसके पूरे प्लान से वाकिफ थे। मिस इचिदा ने प्रोफेसर को सब कुछ बता दिया था और कहा कि वो सियोक पर भरोसा नहीं कर पा रही, फिर भी ये जानते हुए कि सियोक उनसे बदला लेना चाहती है। प्रोफेसर चोई ने उसकी सिफारिश की और कहा कि मिस इचिदा उसे एक मौका दे। वापस लौटते समय सियोक की मुलाकात लिटिल किम नामक आदमी से हुई, जिससे पुरानी यादें ताजा हो गई। 7 साल पहले लिटिल किम अपने पिता को लेकर उसी अस्पताल में आया था जहां सियोक काम करती थी।
मिस्टर किम को ब्रेन ट्यूमर था और उन्होंने प्रोफेसर चोई से ऑपरेशन की गुजारिश की थी। हायोंग ने बताया कि मिस्टर किम और प्रोफेसर चोई अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सियोक ने नोटिस किया कि चोई असामान्य रूप से घबराया हुआ है। और भी अजीब बात यह है कि इस ऑपरेशन में उन्होंने सिर्फ हायोंग को असिस्टेंट बनाया। अगले दिन सियोक ने बहाना बनाकर हायोंग को बाहर भेज दिया और खुद ऑपरेशन रूम में चली गई। स्कैल्पल देते समय उसने जानबूझकर चोई की हथेली पर कट लगा दिया और खुद सर्जरी करने लगी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन चोई खुश नहीं था। सियोक ने कहा कि वो उनके मेडिकल रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं आने दे सकते। उसने ये भी महसूस किया कि चोई मिस्टर किम को दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानते हैं और जानबूझकर सर्जरी बिगाड़ना चाहते थे। उसकी नजर में दोनों एक जैसे थे, पागल और खतरनाक। अब लिटिल किम ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उसके पिता ने फोन पर कहा था कि वो आजादी से जीना चाहते हैं और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। ये सुनकर सियोक को शक हुआ कि प्रोफेसर चोई ने ही मिस्टर किम को मार डाला। इसी बीच पुलिस को ब्लैक मार्केट सर्जरी का ठिकाना मिल गया। सियोक ने चोई से मिलकर मिस्टर किम की गुमशुदगी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने ही उन्हें मारा है। उसने ये भी कहा कि चोई ने उसे बोस्टन इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि उसने उस मरीज की जान बचा ली जिसे वो मारना चाहते थे। चोई ने सब नकार दिया। इसके बाद चोई पुलिस के साथ पहाड़ों में गया, जहाँ के एक पुराने मंदिर में ब्लैक मार्केट सर्जरी करने का संदेह किया जा रहा है। पुलिस को वहाँ एक नर्स की लाश मिली। गले के निशान देखकर चोई समझ गया कि ये सियोक का काम है। एक दिन सर्जरी की दीवानी सियोक ने छुट्टी ले ली। ये देखकर चोई और हायोंग उसके घर पहुंचे। उसके चेहरे पर चोट थी, लेकिन उसने झूठ कहा कि बर्फ पर फिसल गई थी। चोई ने हायोंग को भेज दिया और सियोक से सच जानना चाहा। घबराकर सियोक ने हायोंग को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो लौटी चोई गायब था। वो दौड़कर स्टोर रूम पहुंची, जहां चोई पहले से ही एक लाश को देख चुका था। पिछली रात एक आदमी ने सियोक पर हमला करने की कोशिश की थी। उसने खुद को बचाने के लिए उसे चाकू मार दिया। चोई ने पूछा, क्या तुम खुद संभाल लोगी? ये सुनकर सियोक को अजीब तरह की गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे सच में समझा हो। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सियोक फिर से क्राइम सीन पर लौटी और अपने काम को देखकर संतुष्ट हुई। वहीं उसे चोई भी मिले। उसे शक हुआ कि चोई पुलिस के साथ मिलकर उस पर दबाव डालना चाहता है, क्योंकि वो इचिदा अवार्ड से चूक गया था। चोई ने चेतावनी दी कि अब रुक जाओ, लेकिन सियोक ने अनसुना कर दिया और फिर से मिस्टर किम का जिक्र किया। उसने धमकी दी कि वो उनकी लाश को ढूंढ निकालेगी। कुछ ही समय बाद लिटिल किम को एक सुराग मिला। एक मेंटल हॉस्पिटल के काले सच का खुलासा हुआ। मरीजों के साथ बुरा व्यवहार और उनमें से 40% जबरदस्ती भर्ती किए गए थे। अस्पताल बंद कर दिया गया। सिर्फ एक मेंटेनेंस वर्कर वहां बचा है। उसने दावा किया, मैंने मिस्टर किम को यहाँ देखा है। इनाम की लालच में उसने कसम खाई कि किम ही वो मरीज था और उसके सर पर सर्जरी का निशान भी था। वो ये भी बोला कि एक सफेद बालों वाला आदमी उनसे मिलने आता था। सियोक ने तुरंत प्रोफेसर चोई की फोटो दिखाई, लेकिन वर्कर को चेहरा याद नहीं आया। समस्या ये थी कि मिस्टर किम ने नकली नाम से रजिस्टर किया था, इसीलिए उसकी बातें साबित नहीं हो रही थी। वर्कर ने अपने पुराने साथी को फोन किया, मरीजों के साथ ली गई फोटो भेज दो। घंटों बीत गए, फोटो नहीं आई। अगली सुबह वो खुद फोटो लेने जाने का सोच रहा था, लेकिन लिटिल किम नहीं चाहता कि वो जाए। बहस में वर्कर का हाथ कांच से कट गया। सियोक ने लिटिल किम को बाहर भेज दिया और वर्कर का घाव बांधने लगी। तभी उसने देखा उसके हाथ में मिस्टर किम की अंगूठी है। सियोक समझ गई वर्कर ने अंगूठी अस्पताल से ही चुराई है। उसने चेतावनी दी कि ये अंगूठी लिटिल किम को मत दिखाना, लेकिन लिटिल किम ने यह सुन लिया। वो गुस्से में वर्कर पर टूट पड़ा। मेरे पिता कहाँ है? मूसलाधार बारिश के बीच उन दोनों में भीषण लड़ाई हुई। सियोक ने रोकने की कोशिश की, पर दोनों लड़ते लड़ते चट्टान से नीचे गिर गए। वर्कर की मौके पर मौत हो गई और लिटिल किम आईसीयू में गंभीर हालत में पहुंचा। सियोक हाथ में अंगूठी दबाए प्रोफेसर चोई के ऑफिस पहुंची। तुम पाखंडी हो, उसने आरोप लगाया। तुमने मुझे इसीलिए बाहर निकाला क्योंकि मैंने तुम्हें एक मरीज को मारने की कोशिश करते हुए देख लिया था। चोई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऑफिस छोड़कर चला गया। गुस्से में उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। घर पहुंचकर उसने नौकर से कहा, खिचड़ी बना दो और जल्दी चले जाओ। फिर वो जंगल के बीच बने एक गुप्त केबिन में गया।
जहां मिस्टर किम की रोल्स रॉयस छिपी थी। सालों पहले दोनों सफर पर गए थे। तब किम ने कुछ गंदा छू लिया था और चोई ने उसे वेट वाइप दी थी। अब उसने वही चाल डिटेक्टिव ली पर चली, उसी तरह की वेट वाइप्स देकर। हाल ही में डिटेक्टिव ली को नर्स के कपड़ों पर जानवरों के बाल मिले हैं। मिस ना ने पता लगाया वो बाल रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों के हैं। कार में ली ने चोई से सियोक के बारे में पूछा। वो जानता है कि सियोक के पास 3 रॉटवाइलर है। इन सुरागों से ली को शक हुआ सियोक ही ब्लैक मार्केट सर्जरी के डॉक्टर और हत्यारन है। ये कहकर ली बेहोश हो गया। जैसे सियोक ने सोचा था, मिस्टर किम का असली कातिल प्रोफेसर चोई ही था। किम ने अपने बेटे को फोन किया, तभी वो मुसीबत में फंसा था। बचते बचते चट्टान से गिर पड़ा। मिस ना, जो चोई पर नजर रख रही थी, वहां पहुंची। पुलिस को बुलाने की बजाय उसने किम की जान बचाई, लेकिन सर की चोट से उसकी याददाश्त चली गई। चोई ने मेंटल हॉस्पिटल में भी उससे मुलाकात की थी। बाद में नर्सिंग होम में ट्रांसफर होने के कुछ समय बाद किम की मौत हो गई। चोई फिर घटनास्थल पर लौटा और उसकी अंगूठी चट्टान से नीचे फेंक दी। लिटिल किम अभी कोमा में है। अस्पताल में सियोक की मुलाकात जाते जाते प्रोफेसर चोई से हुई। उसने ठंडे स्वर में याद दिलाया, पुलिस को नर्स के कपड़ों पर कुत्ते के बाल मिले हैं। अब तुम्हारे पकड़े जाने में ज्यादा समय नहीं है। प्रोफेसर चोई के हाथ अब पहले जैसे तेज और स्थिर नहीं रहे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है। हर बीते दिन के साथ सर्जरी करने की उनकी क्षमता कम होती जा रही है। मौत अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ना उनके पास ना ही सियोक के पास ज्यादा समय बचा है। लेकिन सियोक ने उनके लिए सर्जरी करने से साफ मना कर दिया। उसके मन में एक ही चाह है, कभी दोबारा इस आदमी से सामना ना हो। लगातार होने वाले हादसों और असफलताओं ने सियोक की टीम को बुरी तरह से हिला दिया। कई हफ्तों से उन्होंने एक भी ऑपरेशन नहीं किया। ये ठहराव सियोक के लिए अंधेरे में डूब जाने जैसा है। कभी कभी वो सोचती, काश मैं जेल में होती, वहां दिन रात ऑपरेशन करना पड़ता और उसके बाद बस खाना और नींद। वो तो मेरे लिए जैसे किसी जन्नत से कम नहीं होगा। डॉक्टर हान उसके मन की स्थिति को समझते हुए कहते हैं, अगर तुमने जेल जाने का फैसला कर लिया तो यंगजू बिना एक पल सोचे तुम्हारे साथ चला जाएगा। सियोक को याद आया, यंगजू से उसकी पहली मुलाकात डॉक्टर हान के क्लिनिक में हुई थी। यंगजू के दिमाग में एक घातक कैंसर का ट्यूमर था और उसने सर्जरी से साफ इनकार कर दिया था। दर्द ने उसके जीने की सारी चाहत छीन ली थी। उस वक्त सियोक ने उसे एक अजीब सा वादा किया, मैं तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर आराम से मरने दूंगी, बिना तकलीफ के। मौत तो तय थी, इसीलिए यंगजू मान गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब वो जिंदा जागा तो उसकी तकलीफ गायब थी। वो तो हैरान रह गया। उसी दिन से वो पूरी तरह सियोक के प्रति वफादार हो गया। अगली सुबह सियोक उसके लिए अपने हाथों से एक खास जूस तैयार करके लाई, लेकिन यंगजू लौट कर नहीं आया। फोन किया तो पता चला कि वो क्लास में है। दोपहर में वो उसे स्कूल लेने गई, मगर वो वहां भी नहीं मिला। फिर कॉल करने पर पता चला कि वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है। सियोक को हल्का सा अफसोस हुआ, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। यंगजू को एक खतरनाक गैंग ने अगवा कर लिया था। पुलिस पहले से ही एक नर्स के कातिल की जांच कर रही थी और सुराग उन्हें ब्लैक मार्केट सर्जरी करने वाले एक फरार गैंग बॉस तक ले गया। उसी बॉस के आदमियों ने यंगजू को पकड़ लिया। उन्होंने उससे पूछा कि नर्स का कातिल कौन है, लेकिन यंगजू ने सियोक को बचाने के लिए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सियोक थिएटर के बाहर घंटों इंतजार करती रही, लेकिन यंगजू नहीं आया। तभी उसका फोन बजा। कॉल सुनते ही वो सीधे गैंग के अड्डे पर पहुंची। वहां यंगजू ने कत्ल अपने सर ले लिया, लेकिन बॉस को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बातचीत के दौरान बॉस ने अंदाजा लगा लिया कि असली कातिल सियोक है। उसने सियोक को धमकी दी, ब्रोकर मिन को खत्म कर दो ताकि वो पुलिस को एक भी शब्द न कह सके। अपने घायल दोस्त को बचाने के लिए सियोक को यह सौदा मानना पड़ा। वापसी के रास्ते में सियोक ने कहा, हम फिलीपींस चले, वहां हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यंगजू ने गुस्से से मना कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे लिए। उसी वक्त कई फायर ट्रक उनके पास से तेजी से गुजरे। जब वे घर पहुंचे तो देखा डॉग हाउस जल कर राख हो चुका है। आग की लपटों में उनका प्यारा कुत्ता तड़प कर मर चुका है। सियोक की आंखें पत्थर हो गई, हाथ बंधे रह गए और बस आग की खामोश लपटें उसके दिल को जलाती रही। अगले दिन गुस्से में उसने प्रोफेसर चोई को कॉल किया। उसे पता था आग
उसी का क्या धरा है। वो अपनी कार में बैठी और बार बार उसकी गाड़ी में टक्कर मारी, लेकिन आखिरी पल में चोई पीछे हट गया। इस बार जीत उसकी थी और हार सियोक की। सियोक वहीं बैठी हाथों में अपने कुत्ते का डॉग टैग थामे फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन ये अंत नहीं है। उसी दिन एक अनचाहा मेहमान आया, ब्रोकर मिन। वो कभी सियोक की टीम के साथ ब्लैक मार्केट सर्जरी में शामिल था, लेकिन जब सियोक को पता चला कि वो इंसानी अंगों की तस्करी करता है तो उसने ऑपरेशन को जानबूझकर बिगाड़ दिया, जिससे मीन को करोड़ों का नुकसान हुआ। मीन ने इस रकम को सियोक का कर्ज मान लिया और अब उस कर्ज को उतारने के लिए सियोक को एक और ऑपरेशन करना होगा, एक ऐसे क्रूज शिप पर जो समंदर के बीच होगा, और इस बार उसके साथ एक और सर्जन भी मौजूद होगा। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से प्रोफेसर चोई उतरे। कुछ ही समय पहले इंस्पेक्टर यांग ने मिन के सेक्रेटरी को ढूंढ निकाला और मिन का नंबर हासिल कर लिया। मिन ने सबसे पहले प्रोफेसर चोई से मुलाकात की और एक सौदा किया। चोई सर्जरी में शामिल होंगे और बदले में मिन पुलिस को सियोक के खिलाफ कोई भी नुकसानदायक जानकारी नहीं देगा। सियोक की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन मिन ने कहा कि मरीज ने खुद प्रोफेसर चोई को ही मुख्य सर्जन बनाने की मांग की है। दुखी सियोक डेक पर खड़ी होकर अपने डॉग के टैग को समंदर में फेंक देती है। तभी चोई पास आए और कबूल किया कि उसने ही आग लगाई थी ताकि सियोक के खिलाफ मिले उसके कुत्ते के बालों के सबूत को मिटाया जा सके। उसके लिए तो वो बस महज कुछ कुत्ते थे। गुस्से में सियोक ने छाता उठाकर चोई पर हमला कर दिया, लेकिन तभी यांगजू और डॉक्टर हान आकर बीच बचाव करते हैं। चोई पर हमले की खबर सुनकर मिन तिलमिला उठा और चेतावनी दी, अगर सर्जरी में कुछ भी गलत हुआ तो जहाज से जिंदा कोई वापस नहीं जाएगा। मरीज कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक कल्ट लीडर है जिसके 2 लाख से भी ज्यादा अनुयायी है। सर्जरी से पहले सियोक ने डॉक्टर हान को सावधान किया कि चोई के हाथों में परेशानी है, उस पर नजर रखे। दूसरी ओर चोई ने खुद को स्थिर रखने के लिए इंजेक्शन लगाया। सर्जरी शुरू हुई। सियोक ने मरीज को प्रक्रिया समझाई और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो चोई से पोजीशन बदल लेगी, लेकिन जिद्दी चोई ने मना कर दिया। ऑपरेशन के बीच में उसके हाथ कांप उठे, मगर उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने सियोक से कहा कि वो बहुत स्वार्थी है, लेकिन फिर भी उसके साथ बिताए पल उसके जीवन के सबसे रोमांचक पल थे। ये शब्द सियोक के दिल का गुस्सा धीरे धीरे पिघला गए। सर्जरी के बाद सियोक ने भी माना कि चोई के साथ काम करना उसके जीवन का सबसे अच्छा समय था, लेकिन ये उनकी आखिरी सर्जरी थी। अगले दिन जब सियोक और यांगजू जहाज से उतरे तो उन्हें पता चला कि चोई पहले ही जा चुका है। रास्ते में चोई ने सियोक का वही पुराना पत्र निकाला जिसमें उसने रेसिडेंट डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी। उसमें लिखा था कि बचपन से उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता, जैसे हर पल छोटे छोटे धमाके हो रहे हो, जिससे खाना पीना और सोना मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि दिमाग में कोई कीड़ा रेंग रहा है। चोई ने भी अपनी युवावस्था में यही महसूस किया था, जब तक उसने पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जिंदा दिमाग नहीं देखा। इस बीच मिन ने सियोक और यांगजू को डिनर पर बुलाया, लेकिन असल में मिन इंस्पेक्टर यांग के साथ मिलकर काले बाजार के सर्जरी में शामिल डॉक्टरों को पकड़वाने की योजना बना रहा है। सियोक को शक हुआ और उसने यांगजू को पहले ही भेज दिया। तभी हयांग का फोन आया। प्रोफेसर चोई की हालत नाजुक है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। सियोक अभी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक एक रहस्यमय आदमी मिन को घसीट कर ले गया। जमीन पर खून के धब्बे थे और उस आदमी की शक्ल चोई से मिलती जुलती है। जल्द ही सियोक को एक अनजान मैसेज मिला। निर्देशों का पालन करते हुए वो एक लाल लाइट हाउस पहुंची और वहां मिन की कार की चाबियां मिली। सुरक्षित जगह पहुंचकर सियोक ने हयांग से चोई की असली मेडिकल रिपोर्ट मांगी। असलियत सामने आई। चोई की हालत पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है और सर्जरी भी उन्हें नहीं बचा सकती। सियोक ने डॉक्टर हान से ऑपरेशन थिएटर तैयार करने को कहा। वो खुद प्रोफेसर चोई का ऑपरेशन करने वाली है। डॉक्टर हान ने MRI स्कैन देखकर महसूस किया कि ये सर्जरी बेहद कठिन होने वाली है। कुछ ही समय बाद लिटिल किम ने अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। प्रोफेसर चोई और सियोक उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे। वहां बारिश की बूंदों के बीच सियोक ने सीधा सवाल दागा, आप मिस्टर किम को मारना क्यों चाहते थे? इस बार प्रोफेसर चोई ने सच्चाई बयां की। सालों पहले मिस्टर किम उसे अमेरिका के अपने अस्पताल में ले जाना चाहते थे।
ताकि उससे खूब पैसा कमा सके। उसके लिए काम करते करते कई युवा डॉक्टर टूट चुके थे, लेकिन चोई के लिए सबसे बड़ा झटका था कि ये आदमी उसकी मेहनत से तैयार किए गए शागिर्द को छीनना चाहता था। बारिश में भीगते हुए दोनों को अपने पुराने दिन याद आए। सियोक ने पूछा, आपने मुझसे दूरी क्यों बना ली? मुझे क्यों छोड़ दिया? चोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सियोक खुद कह बैठी, आपका मिस्टर किम को मारने का इरादा मैंने समझ लिया था और इसी से आपकी शान को ठेस पहुंची। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस एहसास से सियोक को खुशी हुई कि उसका महान मेंटर भीतर से उतना ही पागल है जितना कि वो खुद। हालांकि चोई ने कई बार उसे चोट पहुंचाई, फिर भी वो चाहती है कि वो जिंदा रहे। ऑपरेशन सफल बनाने के लिए सियोक ने सर्जरी के वीडियोस देखने शुरू किए और डॉक्टर हान ने एक क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था कर दी। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आया मुश्किलें बढ़ती गई। तभी खबर आई मिन की लाश एक गली में मिली है। पोस्टमार्टम से पता चला कि हत्यारा मेडिकल नॉलेज रखता है। सीसीटीवी देखने पर बस पीछे से एक धुंधला सा अक्स दिखा, लेकिन इंस्पेक्टर यांग जानता है उसने खुद प्रोफेसर चोई को देखा था। सच जानने के लिए यांग ने चोई को बुलाया और सीधा पूछा, क्या तुमने मिन और डिटेक्टिव ली की हत्या की है और क्या तुम ब्लैक मार्केट सर्जरी में शामिल हो? चोई ने ना कहा ना हाँ, बस इतना जताया कि उसके पास भी एक ऐसा राज है जो यांग को तबाह कर सकता है। इसी बीच तकनीकी टीम ने फुटेज साफ किया। वीडियो में सियोक नजर आई। पूछताछ में वो बिल्कुल शांत रही, कहती रही कि वो बस वहां समय बिता रही थी। यांग ने सबूत दिखाए कि उसने अस्पताल में चोई को गला दबाने की कोशिश की थी। उसे लगा कि सियोक चोई से नफरत करती है, लेकिन सियोक को बस उस बरसाती दिन की चोई की हंसी याद आई। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो आम लोग समझ नहीं सकते। यांग ने अंदाजा लगाया कि ब्लैक मार्केट सर्जरी का असली मास्टरमाइंड चोई नहीं बल्कि सियोक है और चोई ने ही ब्रोकर को सिर्फ उसे बचाने के लिए मारा क्योंकि सियोक उसकी कमजोरी है। ये सुनकर सियोक सन्न रह गई। पूछताछ के बाद सियोक ने चोई को फोन किया और अगली रात उसके होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताया। चोई ने हामी भरी, फोन काटा और अपना ऑफिस खाली करने लगा। मिस ना ने उसे बताया कि उसी सुबह इंस्पेक्टर यांग ने सियोक से 3 घंटे पूछताछ की थी और अब उसका मन बहुत अशांत है। ऑपरेशन के दिन सियोक तैयार है पर प्रोफेसर चोई नहीं पहुंचे। उधर इंस्पेक्टर यांग को एक कॉल आई और वो जंगल के बीच बने एक गुप्त केबिन में पहुंचा। वहां फ्रीजर में डिटेक्टिव ली की लाश थी। तभी चोई आया और एक रिकॉर्डिंग सुनाई। डिटेक्टिव ली के आखिरी शब्दों में यांग के कई मामलों में रिश्वत लेने और सच छुपाने का खुलासा था। ये सबूत यांग के करियर को खत्म कर सकता है। इसके बाद चोई ने कबूल किया कि वो ब्रोकर मिन के साथ ब्लैक मार्केट सर्जरी में शामिल था और सभी हत्याएं उसी ने की है। उसने उससे कहा कि जांच जारी रखो और फिर मुझे पकड़ना। सर्जरी रूम में चोई की जगह अमेरिका से आया डॉक्टर एलन पहुंचा। उसने सियोक को असली सच्चाई बताई। चोई ने प्लान किया है कि 1 महीने बाद वो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगा। इसके लिए वो एक खास पेन किलर ले रहा है जिनके खतरनाक साइड इफेक्ट है। उनकी हालत बिगड़ रही है और अब एनेस्थीसिया का असर भी घट रहा है, जिससे ऑपरेशन बेहद मुश्किल होने वाला है। प्रोफेसर चोई का पागलपन भरा प्लान सुनते ही सियोक बुरी तरह घबरा गई। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकली, लेकिन उनका घर और ऑफिस दोनों खाली पड़े हैं, जैसे कोई सबूत मिटा रहा हो। एलन ने बताया कि ये सब जानबूझकर किया गया है। चोई चाहते हैं कि सियोक एक ऐसी असफलता का सामना करे जो उसे अंदर तक हिला दे, ताकि वो समझ सके कि कुछ ऑपरेशन इंसान के बस में नहीं होते हैं। सियोक के मन में उथल पुथल मच गई। वो अपने मेंटर की सोच को समझ नहीं पा रही थी, मगर एलन को यकीन है कि वो कर दिखाएगी। उसने सर्जरी में मदद करने का वादा किया और एक नई तकनीक सुझाई। बिना देरी किए सियोक ने गैंग के बॉस से कहा, मुझे प्रोफेसर चोई चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उधर मिस ना ने चुपचाप डॉक्टर हान को मदद के लिए बुलाया ताकि चोई की बिगड़ती हालत को संभाली जा सके। जब प्रोफेसर चोई को होश आया, डॉक्टर हान ने कहा, सर्जरी छोड़ दो, मौत को शांति से स्वीकार कर लो। लेकिन चोई ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है, मैं तो अब मरने वाला हूँ, पर सियोक अपने चरम पर है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसने हार कभी नहीं देखी। उसे हार का स्वाद चखाना होगा, तभी वो सच में एक महान सर्जन बनेगी। गैंग बॉस ने आखिरकार चोई को ढूंढ निकाला। चोई ने सारा सच बता दिया।
वो सारे इल्जाम अपने सर लेगा ताकि सियोक का भविष्य बचा सके। योंग जू ने भी मिस ना से यही सुना और सियोक से कहा, उसे तुम्हारी रक्षा करने दो। लेकिन सियोक के अंदर गुस्सा और बगावत जलने लगी। वो ना अपने मेंटर को मरने देगी और ना ही उन्हें अपने सर सारे दोष लेने देगी। उस रात सियोक ने इंस्पेक्टर यांग से मुलाकात की। उसे पता चला कि 1 महीने बाद चोई खुद गिरफ्तारी के लिए कॉल करेगा, पर तब तक वो ऑपरेशन टेबल पर मर चुका होगा और केस बंद हो जाएगा। सियोक चिल्ला पड़ी, वो मरेगा नहीं, मैं बचाऊंगी उन्हें। उसने उन दोनों के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली। यांग घबरा गया, अगर ये सच बाहर आ गया तो उसकी भी पोल खुल जाएगी। वो अपनी कार सियोक की ओर मोड़ देता है, उसका हाथ बर्बाद करने के इरादे से, ताकि वो चोई का ऑपरेशन ही ना कर सके। लेकिन तभी यांग जो बीच में आ गया। मारपीट में सियोक का गुस्सा फट पड़ा। उसने चाकू निकाला और यांग को घायल कर दिया। इसके बाद उसने रोते हुए चोई को कॉल किया और तुरंत मिलने के लिए बुलाया। चोई ने भी देरी नहीं की। उसने आते ही पूछा, क्या तुम इसे अकेले संभाल सकती हो? सियोक की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। चोई मुस्कुराया, सियोक भी मुस्कुराई, मगर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सियोक ने चिल्लाते हुए पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? चोई बोला, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मगर सियोक बस अब इतना चाहती है कि उसका गुरु जिंदा रहे, वरना वो और भी खतरनाक हो जाएगी। सियोक उसे अभी के अभी ऑपरेशन के लिए ले जाना चाहती है, लेकिन चोई अड़ा रहा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑपरेशन टेबल पर मरना। जब सियोक ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर सर्जरी रूम ले जाने की कोशिश की तो उसने अपनी छड़ी से उसे मारा और कहा कि अगर एक भी कदम और बढ़ाया तो मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। फिर उसने सियोक को एक फोन दिया और कहा कि 1 महीने बाद मैं कॉल करूंगा। सियोक रोती चिल्लाती रही, मगर चोई इंस्पेक्टर यांग की गाड़ी लेकर वहां से चला गया। 1 महीने बाद फोन बजा और चोई उसके सामने है। ऑपरेशन लाइट्स जल उठी। सियोक इस जिंदगी और मौत के युद्ध में पूरी तैयारी के साथ खड़ी है अपने मेंटर को बचाने के लिए। उसकी आंखों में एक तेज है और उसने कहा, मैं असफल नहीं होंगी। और एक दिन उसने फिर एक ब्लैक मार्केट सर्जरी की। इस बार टीम में एक चौथा सदस्य आया। सियोक ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसके साथ ही ये कोरियन ड्रामा की कहानी यहीं पर खत्म होती है।